तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। और सबसे पहले तो जय हिंद गाइस एक नई बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले अपन स्टोरी को सुन लेते हैं। आज की कहानी एक ऐसे कत्ल और रेप की है जो 50 साल तक एक पहेली बनी रही। और 50 साल के बाद जब इस केस को सुलझाया गया तो कई नई चीज़ें मिली। हालांकि ये सुलझाया गया, इसको लेके भी एक सवाल है कि वाकई ये सुलझ गया है। ये वो कहानी है जो अपने टाइम में मीडिया में हेडलाइंस थी, सुर्खियों में थी। कहानी नामी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट की है, अमेरिका की जेन ब्रिटन। एक 23 साल की लड़की, एंथ्रोपोलॉजी की स्टूडेंट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। और उसके पिता भी एक नामी शख्स थे। वो एक हार्वर्ड बल्कि कैम्ब्रिज के पास ही एक नामी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर थे। 1969 की कहानी है, जस्ट साल की शुरुआत हुई थी। 7 जनवरी को सोमवार था 1969। और न्यू ईयर के मौके पे जो छुट्टियां होती हैं अमेरिका में, उस छुट्टी के बाद ये पहला दिन था जब सब कुछ खुला था और कॉलेज भी खुला। और इसी दिन जनरल एग्ज़ाम था सारे बच्चों का। तो जेन का भी एग्ज़ाम था। इससे पहले 6 जनवरी की रात को जेन और उसके कुछ दोस्तों ने उसी यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर ही एक अपार्टमेंट में अकेले रहती थी, एक छोटी सी पार्टी की। क्लब गई। क्लब जाने के बाद ये रात को वापस आती है, वहाँ कुछ शराब भी पीती है। आने के बाद अपने अपार्टमेंट में थोड़ी स्टडी करती है और फिर सोने की तैयारी करती है। अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद करने के बाद जब वो सो रही थी तभी उसे एहसास होता है कि कुछ पर्दे हिल रहा है और पर्दे के पीछे कोई है। वो उठती है, जाकर चेक करती है, लेकिन पर्दे के पीछे कोई नहीं था। वापस वो बेड पे आती है, फिर सो जाती है। उसको नींद आ चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि उसके बिस्तर पर कोई है और उसे छू रहा है। वो घबरा के उठती है और सच में कोई था। इसके बाद वो विरोध करती है, बचने की कोशिश करती है। वो उसका मुंह दबाता है, फिर गला घोटने की कोशिश करता है। सर पे एक वजनी चीज़ से अटैक करता है। अब जेन थोड़ी सी बेहोश होने लगी थी। इसके बाद जब उसे होश आता है तो देखती है कि वो बेड पे ही उसके हाथ वाथ बंधे हुए हैं और वो शख्स उसके साथ रेप करता है। रेप करने के बाद वो फिर उस पर हमला करता है, मारता है, पीटता है, गला दबाने की कोशिश करता है। लगभग देर रात हो चुकी थी। उसके बाद जब उसका मन भर जाता है तो वो उठता है और जेन के कमरे में ही सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था, जो जेन भी सिगरेट पीती थी। वो उसमें से निकाल कर कुछ सिगरेट पीता है, आराम से बैठता है जैसे उसको कोई जल्दी नहीं है। और फिर लगभग और सुबह होने का इंतज़ार करता है। जब भोर होने लगती है तब वो उसके बाद फिर सिगरेट पीता है और अब जेन के कमरे से बाहर निकलने लगता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तभी उसे जेन की सांसों की आवाज़ सुनाई देती है। वो थोड़ी सी तड़प रही थी, चीख रही थी। तो उसे लगा कि वो जिंदा है। वो वापस आता है, फिर एक वजनी चीज़ उठाता है, उससे सर पे मारता है। उसे जब यकीन हो जाता है कि वो मर गई, फिर वो बाहर निकलता है और मेन रास्ते सीढ़ी से नहीं जाता, बल्कि एक फायर सिस्टम जिस तरीके से जिस तरफ लगा हुआ था उधर एक दरवाज़ा था, तो वो उधर से निकलता और खामोशी से बाहर चला जाता उस अपार्टमेंट से। इत्तेफाक से एक शख्स उसे जाते हुए देखता है, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था, हाइट करीब 6 फीट। वो वहाँ से निकल जाता है। बात आई गई हो जाती है। ये सब कुछ 6 और 7 जनवरी की रात को हुआ। अब 7 जनवरी सुबह 9 बजे जेन को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचना था, क्योंकि कॉलेज की छुट्टी के बाद उस दिन पहला जनरल एग्ज़ाम था। और जेन पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ होशियार थी और बहुत ही सीरियस स्टडी करती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था, जेम्स। जब वो जेम्स देखता है कि एग्ज़ाम का टाइम हो गया, सारे बच्चे आ गए, एग्ज़ाम दे रहे हैं, जेन नहीं आई है, उसे चिंता होती है। फ़ोन करता है, लेकिन घर पे कोई फ़ोन नहीं उठाता। वो एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम के बाद फिर फ़ोन करता, फिर कोई फ़ोन नहीं उठाता। उसे लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, पहली बार ऐसा है कि जेन एग्ज़ाम देने नहीं आई। तो उसे कुछ डाउट होता है, परेशान होता है। वो एग्ज़ाम से निकलकर वो सीधा जेन के घर जाने का फ़ैसला करता है। दोपहर के वक्त अब जेम्स, जो जेन का बॉयफ्रेंड है, वो यूनिवर्सिटी से निकलता है और जेन के अपार्टमेंट में पहुंचता है। दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाते ही सामने बेड पर जेम्स की खून से लथपथ लाश देखकर उसकी हालत ख़राब हो जाती है।
वो चीखता हुआ बाहर निकलता है, पुलिस को कॉल करता है, पड़ोसियों को बताता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस आती है। इसके बाद पुलिस अपने पूरे मामले की तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि 1963 में इसी अपार्टमेंट के एक दूसरे रूम में एक और लड़की के साथ भी ऐसे ही रेप हुआ था और उसका भी मर्डर हुआ था। तो क्या वो रेपिस्ट, वो कातिल ही इस क्राइम में शामिल था? और वो उस वक्त गिरफ्तार था। सारी इन्वेस्टिगेशन की जाती है लेकिन पता चलता है कि नहीं, वो उस दिन वहाँ था नहीं। इसके बाद एक और था उस वक्त की, एक सीरियल किलर था जिसने करीब 13 रेप और मर्डर किए थे। उसके साथ इस केस को जोड़कर देखा जाता, सारी जांच की जाती है, कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई जानकारी नहीं मिलती। धीरे धीरे मामला उलझता जाता है और उधर मीडिया में लगातार खबरें, अमेरिका की जितनी भी बड़े अखबार थे वो इसे फ्रंट पेज पे छाप रहे थे, क्योंकि मामला एक तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, नामी यूनिवर्सिटी, ऊपर से उसके फादर जो है वो एक नामी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर, और ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया था। अब इसके बाद जो पुलिस शुरुआती जांच करती है तो पुलिस का ये कहना है कि जिस तरीके से फोर्सफुल एंट्री नहीं थी, उससे ये है कि कोई जानकार है जो कातिल है। 7 जनवरी को मौत हुई थी जेन की, 10 जनवरी को उसका अंतिम संस्कार होता है। वहाँ की पुलिस उस अंतिम संस्कार की बाकायदा रिकॉर्डिंग करती है, गुपचुप तरीके से। वो इसलिए वो देखना चाहती थी कि इस अंतिम संस्कार में ऐसे कौन कौन लोग आते हैं जिनके हाव भाव अलग है, जो डरे हुए हैं, थोड़े डिफरेंट हैं, तो शायद उनमें से कोई कातिल मिल जाए। बहुत सारे लोगों को उसमें कैद किया गया कैमरे में, उनके एक एक बिहेवियर को मॉनिटर किया गया, देखा गया। 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और स्टाफ से अलग अलग पुलिस ने पूछताछ की, हर एक को सस्पेक्ट मानकर। इतनी बड़ी तादाद में इन्वेस्टिगेशन जारी थी, जांच हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं। कोई भी क्लू पुलिस को नहीं मिला जिससे ये सारी चीज़ों पे रोशनी डाल सके और कातिल तक पहुंच सके। इसी दौरान में जब पुलिस ने उस कमरे की पूरी छानबीन की थी जहां से लाश मिली थी जेन की, तो उस पूरे कमरे में एक अजीब सी चीज़ मिली थी। उसको कहते हैं रेड ओकरे। ये एक तरह का एक क्ले है जो पेंट में डाला जाता है, पेंट को गाढ़ा बनाने के लिए, और ये सारी चीज़ें। और ये ईरान में ख़ास तौर पर इसका यूज़ होता था रिचुअल के लिए भी, ये जो रेड ओरके है। तो इसको जोड़ा गया फारस और ईरान से। फिर ये आया कि जेन के कत्ल में ईरान के किसी शख्स का हाथ है। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो ईरानी स्टूडेंट थे उन पे नज़र गड़ी, उनके बारे में एक एक छानबीन की गई, कोई क्लू नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और केस ठंडे बस्ते में जाता गया। जेन ब्रेटन का कातिल और रेपिस्ट, उसका कोई सुराग नहीं मिला। बाद में इस मामले में बहुत सारे प्राइवेट डिटेक्टिव ने पुलिस से कहा कि आप हमें केस की सारी डिटेल दीजिए तो हम इसके बारे में कुछ अपने तरफ से जांच कर सकें, लेकिन दिया नहीं गया। इस दौरान में वक्त जब बीता तो डीएनए के बहुत सारी चीज़ें आ गई। 1969 में उस तरह का डीएनए सैंपल और डीएनए की जांच इतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं थी आगे, लेकिन 2000 के बाद डीएनए में एक क्रांति आई। तो जेन के भी जितने सारे सीमन्स और बाकी चीज़ें थे उसके सैंपल प्रिजर्व करके रखे गए थे, और उस रूम से जो कुछ मिला था उसको भी प्रिजर्व करके रखे गए थे। करीब 50 साल जब होने को थे तब कई बार अलग अलग जब भी कोई रेपिस्ट पकड़ता या सीरियल किलर मिलता तो उसके साथ इस सैंपल को जो जेन के घर से मिले थे मैच करके देखा जाता, लेकिन मिलता ही नहीं। अक्टूबर 2017 में पुलिस को पहली बार जेन का सैंपल एक शख्स से मैच करता हुआ नजर आता है और पुलिस को लगता है कि यही कातिल है। उस शख्स का नाम था माइकल। माइकल को एक रेप के केस में सजा हुई थी और वो जेल गया था। जो जेन के घर से सारे सैंपल मिले वो माइकल के सैंपल्स और डीएनए से मैच खा रहे थे, मतलब वो उस दिन वहाँ मौजूद था। इसके बाद जब जांच हुई तो पता चला कि 1969 जनवरी से लेकर दिसंबर तक माइकल की मौजूदगी इसी शहर में थी जहाँ पे जेन रहती थी और जहाँ उसका कत्ल और रेप हुआ था। और उसके बाद वो 1.5 साल रहा था उस दौरान में, फिर वो वहाँ से निकल गया, फिर एक महिला के साथ रेप करते हुए पकड़ा गया, उसके बाद उसे सज़ा हुई।
अब उसका मैच कर गया। जब ये मैच किया तो कुछ और ऐसी विक्टिम थी जिसके साथ भी फिर माइकल के सैंपल को मैच किया गया, तो पता चला कि 1972 में 69 में जेन का रेप एंड मर्डर हुआ था। एक और मर्डर और रेप हुआ था जिसमें इसका सैंपल मैच करता है। 1973 में 24 साल की एक लड़की का रेप और मर्डर हुआ था, उसके साथ भी माइकल का वो डीएनए मैच कर गया। इसके अलावा 1985 में एक और रेप हुआ था जिसमें माइकल का डीएनए मैच कर गया। तो ये सारे 2017 में मैच कर रहे हैं और सारे केसेस जो है वो 72 से लेके 86 तक के। तो कुल मिलाकर 5 रेप और मर्डर के केस जो मामले थे वो माइकल के साथ मैच करते हैं। लेकिन कमाल देखिए कि जब ये सारे मैच कर गए और जब पुलिस ने दावा किया कि जेन का रेप और मर्डर का केस सुलझा लिया है और कातिल और रेपिस्ट का पता चल गया और वो माइकल है, तब पता चलता है कि रेप के मामले में सज़ा काट रहा माइकल 2001 में जेल से बाहर आया था और 2001 में ही कैंसर की वजह से उसकी मौत हो गई थी। तो करीब 50 साल के बाद जेन के रेप और मर्डर का केस सुलझा लेने का दावा किया जाता और ये ओल्डेस्ट केस जिसको एक डीएनए के ज़रिए सुलझाया गया, लेकिन ये एक तरह से अधूरा सुलझाया हुआ केस था, क्योंकि जिस कातिल 50 साल तक जिस कातिल का चेहरा छुपा हुआ था, जिसका नाम सामने नहीं था, वो कातिल मिला भी तो वो तब मिला जब वो खुद मर चुका था और उसकी मौत के बाद 5 और रेप और मर्डर के केस का खुलासा हुआ डीएनए सैंपल के ज़रिए। तो ये 50 साल पुराना एक केस था जिसको डीएनए ने सॉल्व किया। अमेरिका के इतिहास में ये सबसे पुराना केस था जिसको डीएनए की वजह से सुलझाया जा सका। तो ये थी कहानी जेन की। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, जो कि 50 साल पुराना केस कैसे अमेरिकी पुलिस ने सुलझाया गाइज। और आपको मैं गाइज बता दूं कि अपने इस चैनल पे केवल और केवल इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ ही आपको सुनने को मिलती हैं, मिलेंगी और मिलती ही रहेंगी, क्योंकि गाइज मैं यहाँ पे जो कीवर्ड के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा सर्चेबल, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ होती हैं वही मैं आपके लिए यहाँ पर सुनाने के लिए और सुनने के लिए लेके आता हूँ। मुझे भी इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ पसंद है, मैं भी सुन लेता हूँ, आपको भी मैं लेके आता हूँ तो आप भी सुन लेते हैं। तो मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है गाइज। तो गाइज अगर आपको इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं तो इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए यहाँ पे बने रहें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय